मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर मापुर सासाराम रोहतास से। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी और कलम लेकर के साथ में बैठें ताकि आप इसको नोट भी कर सकें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो मेरा क्लास 10th का दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद है, इसका सभी प्रश्न हम आज देखेंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो आंसर, पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। वो चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं, मूल्य नियंत्रण भी सरकार के हाथों में नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। पूंजीवाद क्या है, समझ गए कि पूंजीवाद वैसी व्यवस्था है जिसमें उत्पाद के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, वो चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं, मूल्य नियंत्रण भी सरकार के हाथ में नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता। दूसरा प्रश्न, खूनी रविवार क्या है? तो इसका आंसर है, रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर आगे बढ़ने लगा। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाई, जिससे बहुत से लोग मारे गए। तब से वह रविवार का दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यानी जिस दिन ये घटना हुई थी वो रविवार का दिन था। अगला प्रश्न है तीसरा मेरा, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक के बुर्जवा वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिन्हें अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। वह विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति थी। अगला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? इसका आंसर है, सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर होता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं आम गरीब लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो आंसर इसका, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी। वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय का पहला, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के 2 कारण प्रमुख थे। पहला, समाजवादी विषमता। रूसी समाज में 2 हिस्सों में विभाजित था। रूसी समाज का था 2 हिस्सों में विभाजित था। एक श्रेणी में संपन्न, समर्थन और सम्मानित वर्ग के लोग थे, जो दूसरे वर्ग में उत्पीड़ित, शोषित, भूमिहीन किसान और दास। इस कारण से सामाजिक जीवन असंतोष, आक्रोश और उथल पुथल से भरा था। दूसरा बिंदु है जार की निरंकुशता। यूरोप में राजनीतिक संरचना 19वीं सदी के मध्य काफ़ी बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी राजा की दैवी अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने का
करने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप जनता से भारी आक्रोश था। उसके फलस्वरूप क्या था? जनता में भारी आक्रोश था, यानी गुस्सा था। अगला प्रश्न है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? तो इसका आंसर है, रूस में अनेकों राष्ट्र के लोग रहते थे। अस्लावदीन, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियाँ तो अलग थी ही, ये अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। इसके रस्म रिवाज पूरी तरह से विभिन्न थे। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में रोष फैलने लगा। इससे क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों में रोष फैलने लगा। जार के इस रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों द्वारा विरोध होने लगा। इस प्रकार से रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु बहुत हद तक उत्तरदायी थी। अगला प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवाद की स्थापना हुई, जो एक नए आर्थिक रूप एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामने आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति को समाप्त कर सभी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। उत्पादन वितरण, बाजार एवं पूंजी पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। समाज से विशेषाधिकार समाप्त हो गया तथा अमीर लोग बराबर हो गए। श्रमिकों को उसके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दी जाने लगी। इससे श्रमिक मन लगाकर काम करने लगे और उत्पादन बढ़ने लगा। प्रयास हुआ उत्पादन में सभी भाग बराबर रहता था। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? आंसर है, बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में लेनिन के मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत ही नीचे आ गया है। इस कारण से रोष में किसान अपना अनाज सरकार को देने के बजाय उसे जला देना बेहतर समझने लगे। इससे निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। 20 श्रमिकों को रखकर कोई भी निजी कारखाना चला सकता था। कई नए बदलावों से भी बनी यह आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार लागू की गई। आर्थिक व्यवस्था के साथ समझौता ही थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? उसका आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार से पहले ही लेनिन ने स्वयं युद्ध से हाथ खींचे सैनिकों को वापस बुला लिया। 1805 में रूस का जापान जैसा छोटे देश में हार जाना खूनी रविवार देश में फैली गरीबी, अन्य भाषावादियों पर जबरदस्ती रूसी भाषा लादना आदि ऐसा अनेक कारणों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है,
रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। आंसर, रूसी क्रांति के कारणों की निम्नलिखित कारण थी। पहला है अकुशल शासन व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था जो कुशल नहीं था। तो है रूस में सरकार अकुशल और निरंकुश थी। जार का प्रशासन निर्बल और भ्रष्ट था। उसके अफसर अयोग्य थे। नियुक्ति का आधार योग्यता की जगह अपने लोगों से स्थान भरना था। स्वेच्छाचारिता बढ़ गई। दूसरा बिंदु, जार की निरंकुशता। राजा की शक्ति घटा दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी दैवी सिद्धांत को पकड़े हुए था। वह अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। जनता की स्थिति बदहाल हो चुकी थी। अगला बिंदु है रूसीकरण की नीति। तो रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे और इनके रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। लेकिन रूसीकरण की नीति की सबको रूसी पढ़नी और बोलनी पड़ेगी, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध किया। 1863 में इस नीति के विरोध में विरोध भी करते थे। इस नीति के विरोध में विरोध हुआ। कर्मचारियों कामगारों की दयनीय स्थिति। तो कर्मचारियों को समय से ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसके एवज में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि उससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाई होती थी। मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे। हड़तालों पर निबंध था। उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों प्राप्त नहीं थी। अगला बिंदु है औद्योगिकरण की समस्या। कह रहा है कि रूस में औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त था। वहाँ चूंकि पूंजी का अभाव था, जिसके कारण विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन वे खास स्थानों पर ही व्यवस्थित थे। विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूर असहाय थे और राजा को कोई चिंता न थी। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है? आंसर है 1920 से 21 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग का कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना व अर्थव्यवस्था के मूल उपकरणों को नियंत्रित रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। किसानों से उनकी अतिरिक्त उपज की वसूली कर दी गई। अब किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे प्राप्त आय को पास रखने की अनुमति दी। मुद्रा में स्थायित्व आने पर सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना प्रारंभ किया था। सरकार ने जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों को बांट दिया था। बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीकों से कृषि की आवश्यकता थी, जिसके लिए व्यक्तिगत किसानों से जमीन लेकर समूहों के सुपुर्द कर दी गई। 1922 में लगभग 4000 छोटे उद्योगों को
लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनियों को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगला बिंदु, अधिक श्रम करवाने का समान वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य की समय सीमा, वेतन सहित 2 सप्ताह का अवकाश, बीमारी के दौरान वेतन और चिकित्सा लाभ जैसे सामाजिक बीमा के लाभ आदि प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। आंसर, 1917 की रूसी क्रांति सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, जारशाही की संपत्ति। रूसी क्रांति ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जारशाही को समाप्त कर दिया और किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन की स्थापना की। अगला है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। आंसर है, 1917 की रूसी क्रांति सदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। पढ़ चुके हैं। अगला, समाजवादी विचारधारा का प्रचार। यह विचारधारा किसानों, मजदूरों तथा दलितों में बहुत लोकप्रिय हुई। रूस में सफलता के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लगी। विश्व के 2 वैचारिक गुटों में बंटना। वो क्रांतिकारी के बाद रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना से पूंजीवादी विचारधारा को ठेस लगी और विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। अगला बिंदु है, आर्थिक समानता का जन्म। क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का समाजीकरण हो गया और जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। अगला बिंदु है, रूस की आर्थिक व औद्योगिक विकास। क्रांति के बाद निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजे के किया गया और कारखानों पर श्रमिकों के स्वामित्व को लागू किया। इससे रूस का स्वतंत्र औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ। अगला बिंदु है, किसान और मजदूरों के जमीन स्तर में सुधार। क्रांति के बाद श्रमिकों को श्रम के अनुपात में वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई। वर्ग भेद की समाप्ति। क्रांति के बाद विशेषाधिकार समाप्त किए गए। कुल, वंश, लिंग, नस्ल, धर्म और जाति भेद किए बिना रूस के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। क्रांति के बाद रूस में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा तथा रोजगार में पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो आंसर है, कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता एक वकील थे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया, जहां उन्होंने हीगल के विचारों से प्रभावित होकर यंग हीगेलियन नामक संस्था की स्थापना ग्रहण की। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। राइनिस ज़ाइटुंग नामक पत्रिका के माध्यम में उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनता की आवाज़ उठाई। अपने क्रांतिकारी उग्र विचारों के कारण सरकार ने उन पर नियंत्रण लगा दिया। मार्क्स ने जेनी नामक सहपाठिनी से विवाह रचा लिया। उन्होंने होली फैमिली नामक पुस्तक द्वारा भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा के तत्वों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। मार्क्स के कुछ सिद्धांत। मार्क्स के
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल्य सामान्यता यह है कि इस संसार का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। अगला बिंदु है क्रांतिक न टाली जाने वाली घटना। क्रांतिक न टाली जाने वाली सामाजिक घटना है। प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। विरोध। अगला बिंदु है विरोध और संघर्ष द्वारा परिवर्तन संभव है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन अवस्थाएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा, विश्व के कारीगरों को मजदूरों एक हो जाएं, जिन्हों तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शासन और वर्ग समाज साम्यवादी क्रांति के नाम से थरथर कांपता है तो उसे कांपने दो, तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चलो। अगला प्रश्न और लास्ट है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन कीजिए। आंसर है, यूटोपियन समाजवाद एक लेबल है जो आधुनिक समाजवादी विचारों के पहले धाराओं को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूटोपियन समाजवाद को अक्सर कल्पनात्मक या भविष्यवादी आदर्श समाजों के लिए दृष्टि और रूपरेखा की प्रस्तुति के रूप में वर्णित किया जाता है। सकारात्मक विचारधारा इस तरह की दिशा में समाज को स्थानांतरित करने का मुख्य कारण है। बाद में सोशलिस्ट और यूटोपियन समाजवाद के आलोचकों ने यूटोपियन समाजवाद को देखा क्योंकि मौजूदा समाज की वास्तविक भौतिक परिस्थितियों में और कुछ मामलों में प्रतिक्रियात्मक नहीं है। आदर्श समाजों के इन दृष्टिकोणों ने मार्क्सवादी प्रेरित क्रांतिकारी सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ प्रतिस्पर्धा की। इस शब्द का अक्सर उन समाजवादियों पर लागू किया जाता है जो 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही में रहते थे, जिन्हें बाद में समाजवादियों द्वारा लेबल यूटोपियन के रूप में वर्णित किया गया था, ताकि वे बेवकूफ़ों को अपमानित कर सके और अपने विचारों को कल्पित और अवास्तविक रूप से खारिज कर सकें। यूटोपियन समाजवादियों और अन्य समाजवादियों, अधिकांश अराजकतावादियों सहित, के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यूटोपियन समाजवादी आम तौर पर समाजवाद के उभरने के लिए वर्ग संघर्ष या राजनीतिक क्रांति के किसी भी रूप में विश्वास नहीं करते हैं। यूटोपियंस का मानना है कि सभी वर्गों के लोग स्वेच्छा से समाज में अपने लिए अपनी योजना को अपना सकते हैं, यदि वह यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें लगता है कि मौजूदा समाज के भीतर समान विचारधारा वाले लोगों के बीच सहकारी समाजवाद का रूप स्थापित किया जाता है और उसके छोटे छोटे समुदाय समाज के लिए अपनी योजना के व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। सो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह पसंद आया होगा और आप लोग इसको नोट कर लें और याद भी कर लें। आप लोग के लिए मैं आज घर से वर्क करने के लिए यानी HW दे देता हूँ कि आप लोग का जो इतिहास का पहला चैप्टर है आप उसे पूरी तरह से पढ़ लें, क्योंकि हम अगले सेशन में पार्ट 1 से जो लेसन 1 पढ़े हैं, जो हमारा लेसन 1 था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव्स ले आएंगे। यानी जो लेसन 1 हम पढ़े हैं, लेसन 1, ठीक है,
यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को भी हम ले जाएंगे, जो आपको थोड़ा समय हम देंगे 5 या 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। सो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में आप एक नंबरिया यानी ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे और उसको पढ़ के आएंगे। सो दोस्त, थैंक्स तो अम्मा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।